मेरे सामने है एक रिटेल इन्वेस्टर, लेकिन जब आप इनके एक्सपीरियंस को देखेंगे और जब ये बात करेंगे तो यू विल गेट टू रियलाइज कि एक रिटेल इन्वेस्टर का पिनिकल क्या हो सकता है। आई थिंक दैट्स ट्रू फॉर यू। बाय द वे गाइस, मैं रहमान की इंट्रोडक्शन में एक चीज़ ऐड करता चलूँ। अगर कोई ट्विटर वाला यहाँ पे है जो ट्विटर फॉलो करता है तो अब्दुल रहमान का हैंडल उसने ज़रूर देखा होगा। मतलब दिस इज़ अनबिलीवेबल वर्क दैट ही डज एंड ही इज़ अ रिटेल इन्वेस्टर। दिस इज़ वाई वी आर ब्रिंगिंग पीपल लाइक हिम कि एक रिटेल इन्वेस्टर के साथ इनके साथ क्या प्रॉब्लम्स आई और हाउ डिड ही ओवरकम दैट एंड हाउ डिड ही बिकम अ रिटेल इन्वेस्टर या थॉटफुल इन्वेस्टर एज ही इज टुडे। तो रहमान, मैं सब कुछ छोड़ के पहले मुझे इस बात का जवाब दें, क्या एक रिटेल इन्वेस्टर राइट जैसे आप हैं, ठीक है, आपके पास एक्सेस नहीं है ब्लूमबर्ग का नहीं, $2,500 बिल्कुल नहीं महीना, है। नहीं, $2,500 महीना, आपके पास रॉयटर्स का एक्सेस नहीं है, नहीं है। आपके पास वो सारे एक्सेस हैं जो कि एक आम आदमी के पास हो सकते हैं, कंपनी फाइनेंशियल्स एंड एवरीथिंग। कैन अ रिटेल इन्वेस्टर essentially compete with institutional money, या जिसको हम लोग आजकल लोगों ने एक अजीब सा नाम दिया है स्मार्ट मनी, although it hasn't been that smart, but can we do that, can we compete with them? I think to all the retail investors who are listening, definitely you can not only compete, but you can, if you have the right kind of mindset, आप easily market को beat भी कर सकते हैं। जो मेन इसके पीछे mindset होता है ना, हर किसी की strategy अलग होती है। मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स दे आर पार्ट टाइम इन्वेस्टर्स। उनके पास टाइम जो है लिमिटेड होता है। एवरी डे दे कैन पुट इन 2 आवर्स। सो उसमें आपको बहुत एक फोकस के साथ आपको कंपनीज़ को एनालाइज करना चाहिए। आप, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स और ये जो सारी चीज़ें होती हैं इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन इसको डे टू डे आप फॉलो नहीं कर सकते। तो एक बट कर मार्क सकता है। डेफिनेटली कर सकता है। आप जिस तरह कंपनीज़ को जब आप एनालाइज करेंगे, उसको उस तरह सोचेंगे जैसे उसके बिजनेस ओनर सोचते हैं, आपको वो कंपनी बहुत इजीली समझ आ जाएगी। आपको रोज़ रोज़ बैठ के उसकी प्राइस ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है कि स्टॉक मार्केट आज गिरी है तो क्यों गिरी है, आज ये शेयर इतना ज़्यादा गिर गया तो उसकी वजह क्या है। जब आप एक दफ़ा प्रॉपरली एक कंपनी रिसर्च कर लेंगे तो आपकी उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और इजीली एक अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहेंगी जहाँ पे एक कंपनी इज़ सेलिंग एट 50% डिस्काउंट, और वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देगी। मतलब कि व्हाट यू मीन टू से इज कि अगर कंपनी समझ में आ जाए या एक एटलीस्ट एक मेंटल मॉडल समझ में आ जाए कि कैसे कंपनी को समझना है, तो वी कैन इसेंशियली डू दैट राइट। मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना बिजनेस भी करते होंगे। अब जब आप अपना बिजनेस करते हैं, आप क्या रोज़ सुबह उठ के मैक्रो इकोनॉमिक्स की न्यूज़पेपर खोलते हैं, पहले 2 घंटे पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं ना। जब आपको अपना बिजनेस समझ आ जाता है, आपको पता होता है क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट हैं। तो जब आप एक कंपनी और एक इंडस्ट्री सही से एनालाइज कर लेंगे ना, तो फिर आपको हर चीज़ की समझ आ जाएगी कि इसको किस कौन से 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको मुझे सिर्फ ट्रैक करना है, और वही 3-4 एस्पेक्ट्स जो हैं वही कंपनी की वैल्यू डिटरमिन करते हैं लॉन्ग टर्म में। तो रहमान, टेल मी कि मैं ट्विटर की बात कर रहा था लोगों के सामने आपकी, और लिटरली अगर मैं उस ट्विटर थ्रेड को चुपके से कॉपी पेस्ट करके मैं उसको एक रिसर्च रिपोर्ट पे किसी भी ब्रोकरेज हाउस के नाम से निकाल दूं, तो नो बडी वुड इवन रियलाइज कि ये रिसर्च रिपोर्ट नहीं थी, ये किसी बंदे का ट्विटर थ्रेड था, राइट। द वे यू राइट एंड जो आप जिस तरह से आप सोचते हैं उसके अंदर, मैं मुझे लगता है रिसर्च एनालिस्ट इस तरह से सोचता होगा या इवन बेटर, बिकॉज कुछ रिसर्च एनालिस्ट तो कवर ही नहीं करते वो स्टॉक्स जो कि आप लिखते हैं। आपने आई थिंक सिक्योरिटी पेपर्स पे लिखा, जी आपने जी। सेंचुरी पेपर पे लिखा, आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे लिखा, पावर पे एक डिटेल्ड, और उसमें आपका एक्सपीरियंस भी होता है कि मैं कहाँ गलत हुआ कहाँ सही हुआ। सो हाउ डिड यू रीच टू दिस, हाउ डिड यू बिकम सच अ सेवी रिटेल इन्वेस्टर? मतलब कि क्या कोई बैकग्राउंड है, या आपने कभी कोई ब्रोकरेज हाउस में काम किया है, फंड मैनेजमेंट में काम किया है? हाउ डिड यू बिकम अ रिटेल इन्वेस्टर लाइक दैट? मेरा टोटल जो अभी तक की जर्नी है वो टोटल 3 इयर्स की है। 3 साल पहले आज से मैंने ना किसी ब्रोकरेज की आज तक रिपोर्ट पढ़ी है, ना मैंने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा था। सो जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वो विद इन 3 इयर्स हुई है। तो इससे आपको आपको भी पता चलेगा कि इट्स नॉट के मैं कोई 10 साल लगा लिए हैं तब मैं इस लेवल पे रीच हुआ हूँ। ये बहुत एक शॉर्ट जर्नी है, और विद इन दिस इतना एफर्ट करके और अपना एक रूटीन बना के आपने काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के बारे में अच्छी नॉलेज डेवलप हो गई है। रहमान, शुरू कैसे हुआ भाई? मतलब कि क्या स्टॉक ले लिया और फिर नुकसान हो गया तो ऐसे रिटेल इन्वेस्टर बन गए, या स्टॉक लेने से पहले यू रियलाइज कि यार मुझे पता होना ज़रूरी है? बिकॉज आई रन अ चैनल एंड आई टॉक टू अ वेरी डिफरेंट एरे ऑफ पीपल, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पीपल लोग होते हैं, और वो लोगों का जो एक्सपीरियंस होता है वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट किस्म का होता है। तो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है? हाउ डिड यू डू दिस, हाउ डिड यू स्टार्ट, क्या हुआ?
अच्छा कोई एक कंपनी शुरू पकड़ी, सेक्टर को पकड़ लिया, बाय कर लिया, नुकसान हो गया, क्या हुआ? अच्छा एक बहुत सारे पहली लोग कंपनी में कैसे घुसे? एक बहुत सारे लोगों का एक माइंडसेट होता है कि पहले हम थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं फिर हम सीखेंगे। हाँ सही है। मैंने इतनी एक दो बुक्स ऐसी पढ़ ली थी और वॉरेन बफे की काफ़ी वीडियोस देखी हुई थी कि ये मेरा माइंडसेट बन गया था कि आपने जब इन्वेस्ट करना है तो आपको फुली कंपनी के बारे में पता हो। तो मैंने पहला जब स्टॉक ख़रीदा था तो ऑलरेडी मैं 6 मंथ से न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, थोड़ी सी रिसर्च रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था, बिकॉज मुझे लेकिन लोग सोचते हैं कि मेरा अगर छोटा पैसा है ना तो फिर क्या है यार, अब सबका नुकसान होगा तो शायद मेरा भी नुकसान हो जाए, या सबका नफ़ा होगा तो मेरा भी नफ़ा हो जाए। पर छोटे पैसे वाला एग्जाम्पल है ना यार, 1 लाख रुपए की अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे ऐसा लगता है ही विल नॉट बी दैट सीरियस। सो यू आर सेइंग कि 1 लाख रुपए हो या 10 लाख रुपए हो, ही शुड बी एज सीरियस एज अरब रुपए वाला इन्वेस्टर, राइट? डेफिनेटली आप मत सोचें कि अभी आप कितने इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आप लोग इतने सरप्राइज होंगे, मैं आपको बताऊंगा, आप लोग अब सब पढ़ते होंगे कि वॉरेन बफे जो है उसकी $100 बिलियन की वर्थ है। ही स्टार्टेड ऑफ विद नथिंग, और कुछ ऐसा नहीं है कि उसको पेरेंट्स से पैसे मिल गए। हाँ, ही स्टार्टेड मैनेजिंग मनी ऑफ 6 ऑफ हिज रिलेटिव्स, 6 उसके रिश्तेदार थे जिन्होंने उसको पैसे दिए गए। $100,000 दिए, और उसने सिर्फ उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि जो भी रिटर्न आएगा अगर 6% से ऊपर होगा तो उसका मैं 25% रखूँगा। 6% से ऊपर होगा सो तो उसका उसका मैं 25। अपना कैपिटल कुछ कुछ भी भी नहीं नहीं था था। या बहुत मिनिमल होगा, हाँ हाँ हाँ। बहुत ही मिनिमल होगा, लेकिन उसने सिर्फ उस फंड्स को मैनेज कर करके विद इन आई थिंक 50 ईयर्स हो गए होंगे अब, तो वो $100 बिलियन उसकी वर्थ हो गई है। मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह भी देता हूँ, जैसे फुरकान भाई आपने कहा कि आप 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो। आप अगर अज्यूम करो कि आप इतनी एक्सपर्टीज़ अपनी डेवलप कर लेते हो कि आप 25% हर साल रिटर्न कमा लेते हो, हाँ। जो कि इतना इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम इंडेक्स का भी रिटर्न देखें तो वो ओवर द लॉन्ग टर्म क्लोज टू 20% है पर ईयर। तो अब आप मुझे बताएं, अगर एक बंदा के पास इतनी एक्सपर्टीज़ है कि वो 25% हर साल का रिटर्न कर सकता है, तो 1 लाख अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप बताएं वो 30 ईयर्स बाद 40 ईयर्स बाद उसकी क्या वैल्यू होगी। भाई मुझे ये तो नहीं पता है, बट मुझे ये पता है कि अगर आपके पास रोज़ आप दिन का 1% रिटर्न बनाते हैं ना, तो 1 साल के बाद यानी 220 ट्रेडिंग डेज के बाद या प्रॉब्ली आप 38 टाइम्स ऑफ द वेल्थ होंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसी हिसाब से लगा दूं तो लाख कोई आई थिंक बहुत बड़ा नंबर होगा, 38 करोड़, अगर 38 करोड़ का नंबर होगा, आई थिंक समथिंग लाइक दैट, राइट? डेफिनेटली मुझे आइडिया जो नहीं। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है ना, वो आपको असल एट वंडर ऑफ दिस बताएगा, वर्ल्ड। 8 वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड, वो आपको बताएगा कि आपकी जो स्किल है उसकी असल में क्या वैल्यू हो सकती है आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। और सो इसका एक और रीज़न भी है ना, आज लाख रुपए हैं, कल थोड़ी लाख होंगे, हाँ परसों थोड़ी लाख होंगे। आज आपकी 50,000 रुपए की सैलरी है, 5-5 हज़ार रुपये हाँ बचा रहे हैं, कल को आपको कोई बिजनेस करने लग जाते हैं आप, और आपको 5 लाख 10 लाख रुपए महीने के बचना शुरू हो जाते हैं, और आपने सीख ली एक चीज़, तो फिर आप उसको ऑफकोर्स यूज़ करेंगे। तो नो मैटर वॉट कि 1 लाख रुपए बंदा इन्वेस्ट कर रहा है या 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, यू थिंक कि वी शुड स्टार्ट ऑफ विद, या यू स्टार्टेड ऑफ विद अंडरस्टैंडिंग द कंपनी। जिस तरह आप बता रहे थे कि 6 महीने आपकी पहली इन्वेस्टमेंट से भी पहले यू वर रीडिंग द कंपनी। कौन सा सेक्टर था, याद है, कोई दिमाग है? सबसे पहले मैंने जो सेक्टर रिसर्च किया था वो था सीमेंट सेक्टर। कितने टाइम पुरानी सीमेंट बात है ये? सेक्टर की ना बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट 10 हैं जो लिस्टेड हैं, तो उनकी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स भी बहुत रेगुलरली होती रहती थी। मतलब उसमें ईज़ ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम था रिलेटिव टू अदर सेक्टर्स। तो सीमेंट सेक्टर की एनुअल रिपोर्ट्स आप पढ़ें, सिर्फ एक कंपनी की नहीं पढ़ें, आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी इंडस्ट्री की हर कंपनी के बारे में पढ़ें, तभी आप एक फुल पिक्चर डेवलप कर सकते हैं। मेरी फ़र्स्ट इन्वेस्टमेंट जो थी वो कोहार्ट सीमेंट थी, और लकीली वो बहुत एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो गई थी जब मेरी कोई इतनी ख़ास नॉलेज होती नहीं थी। बट लकीली वो साइकिल इस तरह का था कि जितना भी मैंने जो भी इंडिकेटर्स देखे उसके हिसाब से वो काफ़ी अंडर वैल्यूड थी, और विद इन 2 ईयर्स उसकी वर्थ जो थी वो 5 टाइम्स हो गई। ओए होए। इस इन्वेस्टमेंट में आई मतलब लुकिंग बैक आई अग्री कि मैं बहुत लकी था, बट इट वाज अ गुड स्टार्ट और एक अच्छा मोटिवेशन मिल गई। फिर मैंने उसके साथ दूसरे सेक्टर्स रिसर्च करने शुरू किए। पावर सेक्टर में अब काफ़ी अच्छी मैंने रिसर्च कर ली, उसमें भी एक इन्वेस्टमेंट थी मेरी निषाद पावर, उसके ऊपर एक मैंने थ्रेड भी लिखा हुआ है, और मैंने उस पर थ्रेड इसलिए लिखा क्योंकि उसकी जो जर्नी थी ना वो बहुत अप एंड डाउन थी। क्या थी जर्नी? कैन यू टेल अस क्या थी वो जर्नी? अच्छा, पावर सेक्टर में थोड़ा इस तरह होता है कि जो रिसीवेबल्स होते हैं ना वो गवर्नमेंट गारंटीड होते हैं, तो वो ठीक है। थोड़ी देर से मिलते हैं। हाँ। जब तक वो मिले नहीं और डिविडेंड्स कंपनी अनाउंस ना करे ना, तो स्टॉक की प्राइस रियलाइजेशन नहीं होती। तो मतलब कि आपको कैश नज़र आता है, हाँ, इक्विटी में बुक वैल्यू नज़र आती है, बट आपको पैसे नहीं मिल रहे पैसे नहीं होते, मिल रहे इसेंशियली अर्निंग होती है लेकिन कैश नहीं मिलता है।
जी बिल्कुल, अर्निंग्स भी आ तो रही उसको होती हैं। देखने का तरीका भी फ़र्क होता है। हाँ बिल्कुल मतलब एक फ़र्क होता सीमेंट की कंपनी है जो 100 रुपये कमाती है है। और एक पावर की कंपनी है जो 100 रुपये कमाती है, तो दोनों की वैल्यूएशन में भी फ़र्क होगा, दोनों को देखने के एंगल में भी फ़र्क होगा, एक के पास पैसे ही नहीं है, एक के पास बहुत पैसे हैं। यही होगा, यही एंगल होगा, राइट? टोटली हर इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री जो है वो दूसरी से टोटली डिफरेंट है। अगर उसकी डिमांड में थोड़ी कोरिलेशन है, जैसे सीमेंट और स्टील है, उन दोनों की डिमांड कोरिलेटेड है, लेकिन उनके दूसरे एस्पेक्ट्स होंगे जो कि इंटायरली डिफरेंट होंगे। बहुत सारे लोग करते हैं कि जैसे सीमेंट सेक्टर चल रहा है तो स्टील सेक्टर भी चलेगा। ज़रूरी नहीं है ऐसा, हर इंडस्ट्री की अपनी डायनेमिक्स होती हैं। खैर आप निषाद पावर की बात कर रहे थे, तो हाँ, मैंने उस पर थ्रेड इस वजह से लिखा कि उस इन्वेस्टमेंट में मेरा तकरीबन 50% रिटर्न बना ओवर 2 ईयर्स। ठीक है। और वो जो 50% रिटर्न था ना, वो लास्ट 1 मंथ में आया। सीरियसली? जी। 23 महीने कुछ नहीं? 23 महीने ऊपर जाता था, वापस नीचे आ जाता था। अच्छा, लेकिन ये सवाल भी मैं बाद में एंड में बाय द वे पूछूंगा टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर। बाय द वे हमारी एक टिप्स एंड ट्रिक्स भी होने वाली है इसके बाद कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, तो जब नीचे चला जाए स्टॉक तो क्या करना चाहिए वगैरह वाला एंगल है। बट 23 महीने कोई पैसे नहीं बचे, 24वें महीने में 50% बच गए। 50%। यार कोई अगर कोई इस तरह सोचना शुरू कर दे कि यार मैं 23वें महीने में ले लेता तो इसेंशियली हो नहीं सकता, राइट? कि आप बहुत मुश्किल है। मतलब आपको बेसिकली वो जो 24वें महीने का रिटर्न है ना, वो पक रहा था तेईस तेईस हाँ महीनों में। बिल्कुल, वो मतलब वैल्यू रियलाइजेशन हो रही थी। जब आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो आप देख ढूंढते हो कोई कंपनी जिसकी वर्थ है 100 रुपीज़, और आप उसको ट्राई टू बाय एट 50। अब वो 100 पे 1 साल में जाएगी, या फौरन चली जाएगी, या वो हो या सकता है तीन 5 महीने साल में तक चली नहीं जाए। जाए, वो हाँ, 3 साल तक नहीं जाए। 3 to 4 ईयर्स एक बहुत स्वीट स्पॉट होता है कि उसमें वैल्यू रियलाइजेशन हो हो जाती है। जानी थी, हाँ। हाँ, हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम। इसीलिए हम लोग वो 50% का एक बेंचमार्क मैंने अपने माइंड में रखा हुआ है कि अगर 3 to 4 ईयर्स बाद भी हम अपने पैसे डबल कर लें तो दैट इज़ अ गुड रिटर्न। वेरी गुड रिटर्न यार। 3 to 4 ईयर्स के बाद मतलब इसेंशियली 30% या 25% का हाँ केगर आपका होगा। इसेंशियली वेरी नाइस। तो बेसिकली यू स्टार्टेड ऑफ विद सीमेंट्स, यू डिड पावर ऑल्सो इन्वेस्टमेंट, और ये समझ समझ के कर रहे थे आप, राइट? जी, पावर सेक्टर में जब मैंने अपनी मतलब मैं आई स्टार्टेड ऑफ कुछ थोड़ी इन्वेस्टमेंट की, बट जैसे जैसे नॉलेज डेवलप होती रही फिर मैंने उसमें अपनी पावर में पोजीशन। फिर ब्रेथ किया आपने, मतलब निषाद पावर के अलावा कुछ और? बाय द वे जो भी स्टॉक्स के हम लोग नाम ले रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, सो प्लीज़ जो भी स्टॉक के नाम ले रहे हैं जस्ट कीप इट एज इट इज़, दिस इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस। सो वी आर एट राइट नाउ कि तुमने पावर के थोड़े से स्टॉक्स लेके उसको ट्राई किया। हाउ डिड यू गेट टू दीज स्मॉल स्टॉक्स, ये नहीं वो जो सिक्योरिटी पेपर और ये सब, व्हाट वाज दैट टाइम? कॉन्फिडेंस आता गया तो यू स्टार्टेड टू इंक्रीज, या क्या था, व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? अच्छा, लाइक आई सेड कि रिटेल इन्वेस्टर का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो इन्वेस्ट कर सकता है लिक्विड और स्मॉल स्टॉक्स में भी। ट्रू। सो जब मैं एनालाइज कर रहा होता हूँ या मैं रिसर्च कर रहा हूँ OGDC की, जिसकी रोज़ आई थिंक 1 करोड़ रुपए की ट्रेडिंग हो रही है, या मैं एक बहुत छोटा स्टॉक जैसे सिक्योरिटी पेपर, उसकी आई थिंक हार्डली 2000 शेयर ट्रेड होते हैं हर दिन, ठीक है। मेरे लिए दोनों बराबर है। हाँ, फॉर अ फंड मैनेजर वो सिक्योरिटी पेपर को इसीलिए निगलेक्ट कर देता है कि इसमें तो मैं इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता, हाँ, हाँ, मेरे हाँ, पास तो इतना ज़्यादा मैं एंट्री पूल ऑफ करने मनी जाऊंगा है। तो एग्जिट नहीं होगा, हाँ, एग्जिट। एग्जिट नहीं होगा। तो फॉर मी 100 बिलियन की कंपनी और 2 बिलियन वाली कंपनी इज़ इक्वल, क्योंकि मुझे उसमें अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो मैं दोनों में कर सकता हूँ। ये एक बहुत बड़ा और एडवांटेज है इसेंशियली रिटेल छोटी इन्वेस्टर्स कंपनीज का। क्योंकि हिडन होती हैं, उसमें बहुत सारा लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते या दूर रहते हैं या देख नहीं पाते हैं, तो उसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा बिकॉज मिलती प्राइस रियलाइजेशन शायद उस तरह से ना हो रही हो। बट नहीं, उसकी इन्फॉर्मेशन भी कम होती है, ऐसा नहीं होता है? मतलब जैसे सीमेंट की आपने बात की, हर कंपनी का एक एनालिस्ट ब्रीफिंग हो रही है, राइट? बट सिक्योरिटी पेपर आई डोंट नो हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी, या ऐसी छोटी कंपनीज है जिसकी हो रही होगी, तो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन कम होता है या वो उतना ही होता है, या ढूंढने से मिल नहीं, जाता फ़र्क होता है, फ़र्क होता है। अब जैसे मैंने बताया सीमेंट सेक्टर में 10 लिस्टेड कंपनीज हैं, आप एक ब्रीफिंग से जो नॉलेज देते हो वो ट्रांसफरेबल है दूसरी के लिए। जो छोटी कंपनीज होती हैं वो बहुत दफ़ा उनका कोई कंपेटिटर लिस्टेड नहीं होता। है? हाँ, अच्छी जो बड़ी जैसे बैंक्स हैं और जो बड़ी कंपनीज हैं उनकी साल में 4 कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स होती हैं, छोटी कंपनीज की साल में एक होती है। बट एनुअल रिपोर्ट्स में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, और आप उनकी अगर कॉर्पोरेट ब्रीफिंग भी अटेंड कर लें तो आई थिंक देर इज़ इनफ इन्फॉर्मेशन कि आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस कंपनी की क्या वैल्यू रियलाइजेशन है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, अब आप जैसे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ 300 हैं। तो अगर आपको कोई कंपनी नहीं समझ आ रही या आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप उसकी अच्छी वैल्यू निकाल सकें, तो डोंट गेट disheartened. There are 299 other companies as well. You only need hardly 5 companies to make a good portfolio.
नहीं सही बात है, तो सही अगर बात है। किसी भी चीज़ में आपको थोड़ा सा भी फील हो रहा हो कि अभी आई हैव नॉट गॉट टू अ पॉइंट वेयर आई कैन मेक एन इन्वेस्टमेंट, तो आप मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हाँ, और मुझे लगता है कि ये बहुत सारे जो है ना वो लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स वो जो होती है ना टिप्स आ रही होती हैं, नॉट टिप्स एंड ट्रिक्स, वो टिप्स आ रही होती हैं, ये ले लें आज, ये बेच दें आज। और अक्सर मैंने देखा है कि रिटेल इन्वेस्टर जो है ना वहीं जाके फंसता है। तो नाउ आई बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर, मैं आई वांट टू पुट दिस क्वेश्चन टू यू कि मुझे एक टिप आई, किसी ब्रोकर ने मुझे फ़ोन किया और मुझे बोला कि यार आप XYZ ले लो। अच्छा, अब मैं वर्ल्ड कॉल का नाम लेने वाला था, लेकिन मैंने वर्ल्ड कॉल का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे पता है कि शायद ये वो कंपनी नहीं है जिसमें मेरी इन्वेस्टेबिलिटी हो, ट्रेडिंग हो सकती है। बट लेट्स से कोई ऐसी कंपनी है जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो अब टिप तो आ जाइए, लेना तो मुझे आज ही है क्योंकि आज लूंगा तो पैसे बनेंगे। व्हाट डू यू डू अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाती है तो? आई थिंक इसमें जो चीज़ मुझे इन चीज़ों से दूर रखती है वो यू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस या नहीं? डेफिनेटली यू स्टे अवे फ्रॉम ऑल आई दिस। हैव नेवर इन्वेस्टेड इन अ कंपनी जो कि किसी और ने सिर्फ रेकमेंड की हो। आई हैव मेड इन्वेस्टमेंट्स के किसी ने रेकमेंड की हो, फिर मैंने उसको पूरा खुद भी समझा। जब तक मैं खुद लेकिन टाइम नहीं सेटिस्फाइड, निकल जाएगा। मतलब अभी जो ऑडियंस बैठी है वो बोलेगी यार मुझे आज एक ब्रोकर कह रहा है और वो हमेशा ब्रोकर कहता है 7 में से 10 टाइम पे उसकी चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो मेरा तो रिटर्न निकल जाएगा पूरे साल में। तो आजकल 5 सालों में देखो तो रिटर्न तो कुछ बना ही नहीं है, तो रिटर्न बनी इन छोटी छोटी चीज़ों के अंदर रहा है। तो डोंट यू थिंक यू आर सेक्रीफाइसिंग योर रिटर्न? नहीं, ये आपकी स्ट्रेटजी पे आया था। अगर आप ट्रेडिंग माइंडसेट से कर रहे हैं तो फिर तो हाँ, हो सकता है कि अगले कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही हो, अगले 2 डेज में बहुत बड़ी मूवमेंट आ जाए स्टॉक में। बट इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर 5 years, तो फिर अपॉर्चुनिटीज तो आती यू रहेंगी। इन्वेस्ट फॉर 5 years एंड डोंट ट्रेड? यस, आई मतलब ओनली ट्रेड के जब जब मैंने या तो वैल्यू रियलाइजेशन हो जाए। मतलब जो टारगेट प्राइस के करीब करीब देखिए, पहुंच जाए। देर आर थ्री रीजन्स यू सेल अ स्टॉक। ठीक ठीक है, है, नंबर 1 इज़ के यू हैव फाउंड अ बेटर अपॉर्चुनिटी। ठीक है। ठीक है, आप अब इसमें ये भी हो सकता है कि आप आउटसाइड ऑफ स्टॉक मार्केट आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, या आपने कोई अच्छा हाँ, स्टॉक ढूंढ लिया जो कि आपने जो अभी स्टॉक लिया हुआ है वो भी बहुत अच्छा है, बट बट यू हैव आपको फाउंड उससे समथिंग बेहतर इवन रिटर्न मिल बेटर। जाए। ठीक सही है, है। ठीक है। सेकंड वन इज़ यू नीड कैश। आपने हर किसी हाँ ने, हाँ रिटेल इन्वेस्टर ने हाँ अपने हाँ। घर के खर्चे भी चलाने होते हैं, तो यू नीड कैश। एंड द थर्ड वन इज़ यू हैव मेड अ मिस्टेक इन योर अर्ली एनालिसिस। आपने एक एनालिसिस की, उससे कंपनी की एक वैल्यू निकाली, बट अब आपको ने कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली जिसकी वजह से आपको रियलाइज़ हो रहा है यार आई मेड अ मिस्टेक। हाँ और दीज आर द ओनली 3 रीजन यू सेल अ स्टॉक। यार, तो 2 पॉइंट्स तो मुझे समझ में आ गए। और हम पहले वाले पॉइंट पे जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि एक ट्रेडर है तो वो कर सकता है, बट अगर वो रिटेल इन्वेस्टर है तो वो शायद ना करे तो बेहतर है। यू बीइंग एन इन्वेस्टर वो नहीं करते होगे, राइट? कोई चीज़ आ गई, बट व्हाट इफ तुमको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली और उसमें तुमको लॉस है, व्हाट विल यू डू? बिकॉज द प्रॉब्लम, सॉरी मैं ज़रा प्रीक्वल दे दूँ इसका। अक्सर सवाल ये आता है मैं लॉस में भेज दूँ, मैं लॉस में क्यों भेज दूँ भाई, मेरे को तो अभी ज़रा ऊपर आ जाता है, मैं इंतजार कर लेता हूँ। व्हाट डू यू डू इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? जब भी आप कोई पोर्टफोलियो अपनी इन्वेस्टमेंट मैनेज कर रहे होते हैं ना, तो द एम इज़ टू बी इन्वेस्टेड इन द टॉप 5-7 कंपनीज। जितनी भी आपने रिसर्च की है, जो कंपनीज आपको समझ आती हैं, उसमें से जो टॉप 5-7 हैं जिसमें आपको लगता है सबसे ज़्यादा रिटर्न होगा, आपने उसमें इन्वेस्ट करना है। इवन इफ़ यू एक आपकी इन्वेस्टमेंट है वो लॉस में है, बट यू हैव फाउंड समथिंग बेटर, तो लॉस में भेज दूँ? बिल्कुल भेज। मैंने खुद बेचा है बहुत दफ़ा। तो स्टॉक्स, अच्छा, आई हैव टोटली आई थिंक 3 years में मैंने टोटल 7 to 8 स्टॉक्स खरीदे होंगे। अच्छा, हाँ, दैट्स इट। डिसिप्लिन के मामले में तो भाई मैं अभी जीता है आपको यार। बताऊंगा कि ये डिसिप्लिन कहाँ से आया है। कहाँ से आया? लेट्स स्टार्ट ऑफ, कहाँ से आया? अच्छा, देखें, जब आप इन्वेस्टिंग के माइंडसेट से जाते हैं ना, अगर तो किसी का प्लान है उसको ट्रेडिंग करना है, डे ट्रेड करना है या स्विंग ट्रेड करना है, वो दिस डज नॉट अप्लाई टू देम। बट इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर द लॉन्गर टर्म, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया है, वो है बर्कशायर हैथवे की एनुअल जनरल मीटिंग्स। बर्कशायर हैथवे वॉरेन बफे की कंपनी है, हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। और उसकी एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं 4 hours 5 hours। उसमें लोग आते हैं और वॉरेन बफे से क्वेश्चन पूछते हैं 4-5 यूट्यूब पे घंटे। रिकॉर्डिंग भी होती है ना इसकी? यूट्यूब पे 1994 से लेके लेटेस्ट वन तक की रिकॉर्डिंग है। उफ। आई वुड रेकमेंड टू एवरीवन कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर देखें। मैं आज से 4 साल पहले बैरिया टाउन शिफ्ट हुए थे हम लोग, मेरी अच्छा। फैमिली का वहाँ पे बिजनेस था। तो मैं बहुत ज़्यादा जैसे ड्राइव करता होता, 1 घंटा लगता है बैरिया टाउन से कराची आने में। तो पॉडकास्ट सुनते थे? तो आई यूज़ टू लिसन टू दीज AGMs। तो AGM। हर 2 दफ़ा जब मैं बैरिया टाउन से आता जाता था तो एक
ईयर हो जाता था। तो गाइस, पॉडकास्ट बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसी तरह ये पॉडकास्ट ऐसे पॉडकास्ट बार बार सुना करें। एनीवेज, अच्छा, उस मीटिंग्स में आपको सिर्फ इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं पता चलेगा, आपको लाइफ की भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। क्योंकि वॉरेन बफे एक मतलब इन्वेस्टिंग गॉड के साथ साथ उसने जिस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी है। इन्वेस्टमेंट्स को चैरिटी में दे दिया, फिलांथ्रोपी में दे दिया, वो एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। और उससे जिस तरह हर तरह के लोग उससे इन्वेस्ट करते हैं, वो सबसे टेक्निकल सवाल भी पूछेंगे कंपनी का, और वो एक नॉर्मल एडवाइस कि मैं कौन सा करियर चूज़ करूँ, अच्छा, उसके वो भी बारे में भी पूछते वो हैं? जवाब देगा। दैट्स नाइस यार। बहुत अच्छे जवाब देते हैं वो। और आई वुड रेकमेंड टू एवरीवन, आप 2-3 साल ही सुन लेंगे ना, तो आपको हुआ कि मैं सारी सुनूं। और ऑलमोस्ट ऑल ये जो आपकी जर्नी होती है ना, जैसे आप शुरू करते हो, आपको 3 मंथ्स हुए, आपकी कंपनी में लॉस हो गया, किसी आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया, उसमें लॉस हो गया, सो यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ। आप अगर एक दफ़ा वो सुन लो ना, तो फिर आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। आप नई रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ते हो, अपने आप को इम्प्रूव करते रहोगे, लेकिन आपकी बहुत अच्छी एक आपको कन्विक्शन मिल जाएगी कि व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ऑन द राइट पाथ। बिकॉज उसको भी बहुत नुकसान हुआ है ना, उसको भी बहुत सारी चीज़ें। डेफिनेटली। उसने, मुझे अच्छी तरह से याद है, वॉरेन बफे को तो लोग क्रिटिसाइज करते थे कि इस पूरी तेज़ी के बबल के अंदर टेक स्टॉक्स उसके पास नहीं थे, तो पीपल यूज टू क्रिटिसाइज हिम। उसने टेक जब खरीदा तो उसने एप्पल खरीदा। आई थिंक 40% ऑफ इट्स पोर्टफोलियो राइट नाउ इज एप्पल। आई थिंक सो तो इसमें ना ये टेक बबल 1998 से लेके 1997 से शुरू हुई थी और 1999 के एंड तक हुई थी। तो अगर आपको वो देखना है कि उसने क्यों उसमें इन्वेस्ट नहीं किया और कैसे उसने 2 साल तक डिसिप्लिन मेंटेन किया, तो आप उन ईयर्स की भी एजीएम सुन सकते हैं। हर दूसरा क्वेश्चन उन एजीएम्स में, उन ईयर्स वो में टेक यही होगा कि आप टेक में क्यों इन्वेस्ट नहीं .com कर पे रहे। क्यों नहीं कर रहे आप? एक हाँ। बंदा तो बल्कि खड़े होकर कहेगा कि मैंने लास्ट ईयर 100% रिटर्न बना लिया, आपकी कंपनी ने सिर्फ 10% बनाया है, तो इसका तो मतलब है कि आपको मुझे पैसे दे देने चाहिए। तो लोग इस तरह के क्वेश्चन भी पूछते हैं। उससे अगर आप वो सब सुन लेंगे ना, आपका माइंड बुलेट प्रूफ हो जाएगा। तो यू थिंक दैट इज यू, तुम्हारी जो जर्नी का जो इंटरेस्टिंग पार्ट था वो यही था, दैट यू स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड वॉरेन बफे। बट अगर मैं तुमको एक काउंटर क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? वॉरेन बफे कहता है अब अमेरिका की मार्केट्स के अंदर बुरे हालात के अंदर बहुत बुरी हो जाती है, जैसे $1 अरब का, $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप फेसबुक का जो था, आज वो 100 अरब का हो गया है, ठीक है? अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई ना। अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट हो गई कि यार अगर 90% एक स्टॉक घट गया है, तो अब जब बढ़ेगा तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। या तो एक इन्वेस्टमेंट थीसिस ही गलत था, या जो आज एंट्री ले रहा है उसका बेनिफिट हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट पाकिस्तान मार्केट? आर वी वाइब्रेंट इनफ टू हैव ऑल दीज एनालिसिस, ऑल दीज रेशियोज टू वर्क फॉर अस? या हम लोग बहुत ज़्यादा माइन्यूट सोचना शुरू कर दिया है क्योंकि लास्ट 5 सालों में कोई रिटर्न नहीं बनाया? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इकोनॉमी का एक डेफिनेटली एक इम्पैक्ट होता है स्टॉक प्राइसेस पे, बट लॉन्ग टर्म में जो बिजनेस होता है ना, वही स्टॉक की प्राइस है। व्हाट इज़, अगर आप मुझसे पूछोगे स्टॉक की प्राइस को आप डिफाइन करो, स्टॉक की प्राइस क्या होनी चाहिए? स्टॉक प्राइस ऑफ अ कंपनी इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इट्स फ्यूचर अर्निंग्स। मतलब वो कंपनी फ्यूचर में जितना भी प्रॉफिट कमाएगी, और उसमें से अगर उसने बैंक को पैसे वापस करने हैं, तो जो रिमाइंडर उसके पास कैश रह जाएगा ना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू इस कंपनी stock की price वैल्यूएशन होती है। ये इकोनॉमी से अफेक्ट हो सकती है, लेकिन इकोनॉमी अलोन जो है वो इसको डिटरमिन नहीं कर सकती। यार लेकिन रमान, मैं ये बात तो बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ, बट 2008 के अंदर जब पाकिस्तान के हालात ख़राब हुए, ठीक है, हमारी अर्निंग्स घट गई। लास्ट 5 सालों में अर्निंग्स नहीं घटी हैं और स्टॉक प्राइसेस नीचे आ रही हैं। डोंट यू थिंक इट्स अ लिटिल काउंटर प्रोडक्टिव या काउंटर रिएक्टिव है इसमें? एक इसके कुछ रीजंस भी हैं, बट मेजरली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अमेरिका S&P 500 जो यूएस की मार्केट है उसको भी देखें, तो 2000 से लेके 2008-9 तक इट वाज कॉल्ड द लॉस्ट डेकेड। 9 साल में कोई रिटर्न नहीं बना। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। स्टॉक मार्केट्स 50% 60% डाउन जाती हैं ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। पाकिस्तान के केस में जो सबसे बड़ी रीज़न है इसकी, वो है डिवैल्यूएशन। जब आपकी डिवैल्यूएशन होती है, और जैसे अब हम देखते हैं पाकिस्तान को नेक्स्ट 4 ईयर्स में $100 बिलियन के लोन रीपे करने हैं, तो लोगों का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। और वही बिज़नेस अगर साल में ₹1 कमा रहा था और लोग उसको वैल्यू ₹10 दे रहे थे, तो आज वो उसको कहेंगे नहीं यार, ये तो शायद इकॉनमी पे बड़े शेडोज़ आ गए हैं, इस पे क्वेश्चंस खड़े हो गए हैं, तो हम सिर्फ ₹5 देंगे। या फिर इसका दूसरा सोचने का तरीका, ये लोग कहेंगे ₹1 की अर्निंग ही ना रहे,
आगे जाके शायद इतनी ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्सेस लगाने पड़े कि 1 रुपए की अर्निंग आधी की हो जाए, तो ये है 10 का पी मल्टीपल ही, बट अर्निंग आगे जाके कम हो रही है। अर्निंग आगे जाएगा। मैं आई कंप्लीटली गेट योर पॉइंट। सो बट बेसिक मेजरली आई विल स्टिल से कि अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान रहेगा रहेगा और पाकिस्तान की डिफॉल्ट करेंसी, नहीं करेगा, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। ठीक है। सो नाउ वी हैव कवर्ड प्राइमरीली योर स्टोरी ऑल्सो, कि किस तरह से किया, तुमने सीमेंट से शुरू किया, पावर पे पहुंचे, पावर पे बहुत सारे हिकअप्स थे जो तुमने लिखा हुआ भी था ट्विटर थ्रेड के ऊपर, और उसके बाद और एवरी पासिंग इन्वेस्टमेंट यू केप्ट ऑन इंक्रीजिंग योर नॉलेज, राइट? कि यार मुझे इस सेक्टर के बारे में थोड़ा सा और पता चल गया, मैं यहाँ गलत निकला, और ऑफकोर्स तुम गलत भी निकलोगे, राइट? गलत भी अभी निकलोगे। मैंने आपको बताया कि मैंने एक इन्वेस्टमेंट की जो कि 23 मंथ्स तक कुछ नहीं मिला। हाँ 23 मंथ्स तक तुमको ये लग रहा होगा कि मैंने गलती की, एंड 24th मंथ में ही, पर ऐसा भी तो हो सकता था कि 24th पे भी नहीं बचते, और अगर तुमको नुकसान में भी बेचना पड़ता, हाँ 6 मंथ भी लग सकते थे, शायद वो ना भी हो। ऐसा भी होता कि तुम्हारे जो थॉट प्रोसेस था वो गलत निकलता, और फिर बट देन यू सेड कि यार अगर आपको लगता है कि आपका थॉट प्रोसेस फंडामेंटली गलत था, टाइमिंग वाइज नहीं, फंडामेंटली गलत था, वो मतलब तो आप चेंज कर दें, तो आप बेच दें, भले आप नुकसान में हो, आप सेल कर दें, बट अगर आपको लगता है कि आपका थॉट प्रोसेस इज फंडामेंटली फाइन, देन यू कैन स्टिक अराउंड टू द इन्वेस्टमेंट, राइट? ओके, नाउ लेट मी मूव। एक मैं चीज़ बता देता हूँ कि अभी जैसे मैंने बताया ना, ऑलवेज इन योर माइंड आपको ये सोचना है कि मैंने बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स जो है ना, जो मेरे हिसाब से, मेरी रिसर्च के हिसाब से जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो मैंने अपने पोर्टफोलियो में रखनी है। ये आप अपने माइंड से निकाल दें कि ये जो मैंने स्टॉक लिया था ये 100% ऊपर चला गया है तो मैं प्रॉफिट टेकिंग कर लूँ, या ये मेरा स्टॉक 20% डाउन है तो ये तो मैंने बेचना ही नहीं है। आप जब फ्यूचर रिटर्न्स के बारे में सोचते हैं तो आपने सिर्फ ये सोचना है कि आज के दिन पे जो मेरी नॉलेज है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और जो स्टॉक की प्राइसेस चल रही हैं, उसमें बेस्ट 5-7 इन्वेस्टमेंट्स कौन सी हैं। What happened in the past should stay in the past. तो बेसिकली मैं उसको उस तरह से तुम्हारी बात को कनेक्ट करूंगा, आपके पास 300 स्टॉक्स का सैंपल तो है, हाँ, बट ओवर डिवर्सिफिकेशन डजंट मेक सेंस, राइट? 6, 7, 8 स्टॉक्स इज गुड इनफ फॉर यू, बिकॉज इससे ज़्यादा तो फॉलो भी नहीं कर पाएंगे, राइट? कैसे फॉलो करोगे 20 स्टॉक, 25 स्टॉक, 30 स्टॉक? अब एक बंदे ने मुझे मैसेज किया कि सर ये देखें, ये पोर्टफोलियो मैं बना रहा हूँ, ऑल्दो हम लोग पोर्टफोलियो की कोई एडवाइस नहीं देते, व्हाट्सएप पे भी कोई भी आके पूछता है तो वी डोंट रियली टेल देम कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट ऑथराइज टू टेल देम। बट उसने मुझे कहा कि सर मेरा थॉट प्रोसेस पता है क्या है, हर कंपनी का हर सेक्टर का सबसे बेहतरीन स्टॉक मैंने डाल देना है। मतलब अगर 8 या 10 सेक्टर्स है ना, तो मैंने 10 के 10 सारे बेहतरीन स्टॉक्स जो मेरे हिसाब से निकलते हैं, और बेहतरीन की डेफिनेशन बहुत फर्क हो सकती है, कुछ अंडर वैल्यूड हो सकते हैं, कुछ ओवर वैल्यूड हो सकते हैं। टेक में किसी को लग सकता है एवेंसियन बहुत अच्छा है, किसी को लग सकता है सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि मार्केट कैप के हिसाब से भी आप बेस्ट निकाल सकते हैं और आप नॉर्मल भी बेस्ट निकाल सकते हैं। सो अगर एक इन्वेस्टर ऑनेस्टली आज शुरू कर रहा है, रहमान, विद ऑल द नॉलेज दैट यू हैव, विद ऑल द पर्सपेक्टिव दैट यू हैव, आज एक बंदा शुरू कर रहा है, या एक बंदा शुरू करना चाहता है, या एक बंदा ऑलरेडी है, मुझे कोई 5-6 स्टेप्स बताओ कि यार पहले ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें। तुमको डाइसेक्ट करना है अगर ऑडियंस को, तो भले डाइसेक्ट कर दो, बिकॉज सबके लिए शायद मुश्किल हो, बट टेल मी 5 वेज। मैं उठूंगा ही नहीं 5 वेज पूछे बगैर। देखिए इसमें ना अब हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट होती है। मुझे ट्विटर पे भी काफ़ी लोग जो मैसेज करते हैं वो सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन करते हैं कि हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन हमें अपनी नॉलेज बढ़ानी है, हम क्या करें? तो मैं हमेशा यही जवाब देता हूँ कि पहले तो आप डिसाइड करें कि आपने ये फुल टाइम करना है या आपने पार्ट टाइम करना है। ठीक है, तो 2 सेट तोड़ देते हैं। एक फुल टाइम फुल टाइम मतलब कि क्या, नौकरी छोड़ के ये कर लें? हाँ, अगर इसकी मेजर जो डिटर्मिनेशन होती है ना वो यही होती है कि अगर आपके पास फैमिली के पास या आपके पास इतना कैपिटल अब जमा हो गया है, क्योंकि जब आप फुल टाइम करेंगे तो आपका एक अच्छी कैपिटल बेस होनी चाहिए। हाँ। उसके रिटर्न्स मिले तो आपका घर चले, जो साल का आ रहा है वो इतना हो कि आप अपने सारे एक्सपेंसेस मीट कर सके। तो अगर तो आप फुल टाइम करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आई वुड रेकमेंड कि आप कोई भी सेक्टर्स उसकी रिसर्च करनी शुरू करें जिसमें आपको लगता है आपकी ऑलरेडी। बट मैं यहाँ पे सॉरी, एक काउंटर क्वेश्चन है मेरा। अगर किसी बंदे के पास 2-2.5 घंटे हैं दिन के अंदर, ठीक है, अपनी जॉब से फारिग होके, बट ही रियली वांट्स टू फोकस इट, बिकॉज अगर उसको लगता है कि यार अगर बाजार आज मुफ्त की चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, नॉट एन एडवाइस बट जस्ट सेइंग, आज मुफ्त की चीज़ें मिल रही हैं और 5-10 साल के बाद बेहतरीन पैसा बन सकता है, मतलब जितना उसने नौकरी में सोचा भी नहीं होगा बचाने का, वो यहाँ बन सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान की मार्केट में करे, आजकल तो ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान में कितना है, लेट्स से उसने स्किल ले ली लेकिन बाहर के स्टॉक्स पे कवर करना शुरू कर दिया उसने,
सो अगर 2-2.5 बंदा घंटा कर रहा है तो स्टेप्स फर्क होंगे, और फुल टाइम कर रहा है तो स्टेप्स फर्क होंगे। पैसिव के तो फर्क होंगे, मुझे पता है, बट या फुल टाइम और 2 घंटे के दोनों के फर्क होंगे, या नहीं, काफ़ी फ़र्क होगा, काफ़ी फर्क होंगे? काफ़ी फ़र्क होगा, क्योंकि जब आपके पास टाइम बहुत कम होता है, फिर आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर फोकस करना है सिर्फ। तो फिर अब एक काम करते हैं, पैसिव को अलग करते हैं, ठीक है, और फुल एक्टिव को अलग कर देते हैं। हाँ। अभी हम 2-2.5 और घंटे वाले पे part-time आते हैं, active, पार्ट टाइम सही। दो एक्टिव ढाई घंटे इन्वेस्टर। वाले। हाँ, हाँ, पार्ट टाइम ज़्यादातर लोगों की ऐसे यही situation होते हैं, राइट? 90% यही लोग हाँ, होते हैं, कि राइट? उनके पास वीकेंड्स पे टाइम होता है और किसी एक दिन रात को वो थोड़ी सर्च करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी जो मैं रेकमेंड करूँगा ना, आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप लेट्स से सीमेंट्स की किसी कंपनी में काम करते हैं, या उसके सप्लायर हैं, या उससे रिलेटेड हैं, उस सेक्टर की आपके पास ऑलरेडी 60-70% नॉलेज होगी। आपको हर चीज़ पता होगी क्या चल रहा है, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी बुरी है। जो लास्ट 30-40% है ना, वो आप या तो कंपनी की रिपोर्ट्स पढ़ना शुरू करें। एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट्स होती हैं, और आप साथ जो जिससे भी आप जिस ब्रोकरेज के साथ आप करते हैं इन्वेस्ट, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछें कि इस कंपनी को कैसे एनालाइज किया जाए, उनकी रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ें, और विद इन फ्यू वीक्स आपको पूरा समझ आ जाएगा कि इस सेक्टर को कैसे एनालाइज किया जाता है, क्योंकि बस ऑलरेडी आपके पास नॉलेज है। हाँ। आप ये मत करें कि आप काम इस सेक्टर में कर रहे हैं और आप इन्वेस्ट टेक्नोलॉजी सेक्टर में कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो चल रहा है। हाँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देगी, वो है कन्विक्शन। जब एक स्टॉक आपने 100 का लिया है और वो 60-70 का हो जाता है या 50 का हो जाता है, तो आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन, नॉलेज होनी चाहिए उस सेक्टर के बारे में कि आप उस टाइम को वेट आउट करो। आपकी कन्विक्शन ही है जो आपको उस टाइम से गुजार सकती है। और अगर किसी को सामने ऐसा रिटर्न नज़र आ जाए कि यार मैं तो लेके बैठा हूँ, जिस तरह 23 महीने तुम पावर लेके बैठे हुए थे और तुमको रिटर्न नहीं बन रहा था, और वहीं पे सिस्टम जैसा स्टॉक वुड हैव बीन डूइंग रियली रियली वेल, तो कन्विक्शन छोड़ के भागना नहीं है, बिल्कुल राइट? यू हैव टू स्टे देयर। सो स्टार्ट ऑफ वहाँ से करें कि जिस सेक्टर की आपके पास पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो आपका पहला सेक्टर होना चाहिए, राइट? मतलब कि उसमें से आपको, क्योंकि आप, और उसकी वजह यह है कि जब आप उस सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपकी नॉलेज एक रिसर्च एनालिस्ट से भी ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि आप क्योंकि ऑलरेडी डे इन डे ऑलवेज आउट आप देख रहे कोई हैं। भी चीज़ करते हो ना, आपका जो एडवांटेज होता है ना, आप उसका फ़ायदा उठाते हो। जैसे रिटेल इन्वेस्टर का मैंने बताया कि आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, आप उसका फ़ायदा उठाओ, छोटी कंपनीज रिसर्च करो। इसी तरह जब आप पार्ट टाइम हो, तो आप उस सेक्टर पे फोकस करो जिसमें आपका कंपेटिटिव एडवांटेज है। आप Great. ऐसे मत देखो कि मैं इस सेक्टर में कर लेता हूँ, इसमें लास्ट ईयर ज़्यादा पैसे बने थे, तो इस साल भी बनेंगे, तो मैं इसको ले लेता हूँ। हाँ। ओके, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 इज के अब हमने जो है ना वो कर देना है, अपने आप को बना लेना है कि जिस सेक्टर में मैं जानता हूँ, जिस तरह मैं अगर ब्रोकरेज इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो मुझे ब्रोकरेज इंडस्ट्री के बारे में सबसे ज़्यादा पता होगा, और मुझे पता होगा इनकी सिक्लिकलिटी कैसी है, तो मैं ब्रोकरेज इंडस्ट्री देखूँ। आप स्टील में काम करते हो, सीमेंट में काम करते हो, ठीक है। स्टेप नंबर 2, अब मैंने कुछ कंपनीज देख ली हैं, उसके बाद आपने मुझे कहा कि रिसर्च रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल्स को देखना शुरू करो। इज देयर एनीथिंग एल्स दैट दे शुड डू? जस्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग जो है ना, इट्स लाइक अ पजल। आपके पास कुछ पीसेज होते हैं, और कुछ कुछ चीज़ें चीज़ें आपको नहीं कहीं से ढूंढनी होती हैं, आपको कब कोई इन्फॉर्मेशन आपको किसी से बात करके मिलती है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको किसी रिसर्च रिपोर्ट में मिल जाती है। सो द होल एम इज़ के आपने वो पज़ल कंप्लीट करना है। जब आपने वो पज़ल कंप्लीट कर लिया ना, आपका खुद ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एंड देन फिर जो हम लोगों ने बात की कि वेट आउट, आपने एक चीज़ ले ली है, देन बेसिकली तो स्टेप्स को मैं एक एक करके बता रहा हूँ कि द थर्ड स्टेप वुड बी, नाउ व्हेन यू हैव बॉट इट, देन वेट इट आउट, राइट? हो सकता है कि आपको फॉरेन रिटर्न ना बने। अच्छा, इसमें एक पूरा प्रिंसिपल है ऑफ मिस्टर मार्केट। ये एक बहुत ही पुराना इन्वेस्टर था, बेंजामिन ग्राहम, जिसने बुक्स भी लिखी हैं, जो वॉरेन बफे जिसके पढ़ा करता एक था। वन ऑफ हिज टीचर्स एज वेल। तो उसकी है द इंटेलिजेंट द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एंड सिक्योरिटी एनालिसिस, दोनों बहुत अच्छी बुक्स हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वो पढ़ें। अच्छा, उनका एक माइंडसेट है कि स्टॉक मार्केट को कैसे डिफाइन करेंगे। स्टॉक मार्केट बेसिकली ऐसे है कि हर एक बिजनेस का एक बहुत छोटा पोर्शन, जिसको एक स्टॉक कहते हैं हम, वो रोज़ लोग बाय सेल करते हैं। सही है। ठीक है, रोज़ एक बंदा आता है, वो आपको ऑफ़र देता है, और एक बंदा होता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है या रिजेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो जब आप भी कोई स्टॉक ख़रीदते हैं, लेट से उसकी वैल्यू 100 होनी चाहिए, आपने 50 पे ख़रीद लिया, तो मतलब मार्केट में इरेशनैलिटी है। मार्केट डज नॉट ऑलवेज प्राइस द स्टॉक प्रॉपरली। और आपको इसेंशियली यही डिफरेंस का गेम है ना, यही डिफरेंस को आपको पकड़ना है। आपने इस डिफरेंस को पकड़ लिया तो आप जीत गए, अगर आपने डिफरेंस को नहीं पकड़ा तो आप हार गए, राइट? यही सारा गेम है ना। मतलब स्टॉक मार्केट इस तरह होती है कि एक कंपनी जिसकी वैल्यू 100 है ना, वो उसको 50 पे भी प्राइस कर सकती है और उसको 200 200 पे पे भी भी प्राइस कर सकती है। तो एग्जैक्टली। हम बबल कहते हैं,
और इसको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है मार्केट। एक वक्त मैं था कि आपको टेस्ला बताऊंगा कि द ग्रेट डिप्रेशन 1930s का होता था अमेरिका में। उस टाइम पे जो कंपनीज होती थी उनकी वैल्यू इतनी कम हो गई थी कि एक कंपनी के जो पास जो कैश है उससे भी कम पे मिल रही होती थी कंपनी। कैश में से आप उसकी टोटल लाइबिलिटीज़ भी माइनस कर देना और तो जो कंपनी को वैल्यू खोल बनती। दें तो आपको हाँ उससे ज़्यादा पैसे बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल। आई थिंक वो तभी उसके बाद ही आई थिंक बायबैक रेगुलेशंस आई दुनिया के अंदर एंड पीपल स्टार्ट। पाकिस्तान में तो बायबैक रेगुलेशन क्योंकि शुरू हुई है, जस्ट टू ऐड अ लिटिल फैक्ट कि एक और देखने का तरीका फॉर एक्टिव पैसिव बीच में 2-2.5 घंटे वाला कि यार कौन सी कंपनीज हैं जो कि लिटरली दे आर डूइंग बायबैक्स, यू नो, कि उनको उनकी आप मैनेजमेंट से ज़्यादा नहीं पता है आपको, नहीं बस। ठीक है। अगर मैनेजमेंट सोच रही है कि यार मैं बायबैक कर रही हूँ और मुझे लगता है कि यार द कंपनी विल बी डूइंग रियली वेल, तो फिर वो बायबैक करते हैं और एक इंडिकेशन आपको मिल जाती है। इसी तरह एक होता है इनसाइडर इंडिकेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब वो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं, मतलब कि जैसे एक सीईओ है, हाँ मैनेजमेंट सीएफओ है, बाय कर मैनेजमेंट जब बाय करती है तो हमेशा उनको नोटिस देना ज़रूरी है। तो वो भी एक क्लिक पॉइंट है कि अब आपने कोई सेक्टर ले लिया है, कोई सेक्टर समझ लिया है, तो क्लिक पॉइंट्स को फॉलो करें कि यार वो मैनेजमेंट ले रही है, हाँ ले रही है। पता चला कि यार मैनेजमेंट आपको एनालिस्ट ब्रीफिंग में आके कह रही है, ब्रोकरेज रिपोर्ट क्योंकि मैनेजमेंट की नोट से ही बनती है, वो कह रही है हमारे स्टॉक 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, और स्पॉन्सर्स आके सीएफओ, सीईओज, मैनेजमेंट, सी लेवल एग्जीक्यूटिव माल बेच रहे हैं स्टॉक मार्केट का, तो आपको समझ ही नहीं आएगा यार ये क्या हो रहा है। वहाँ पे वो लोग कह रहे हैं तो अगर इतना अच्छा लगता है, और ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सीएफओ को भी उसी टाइम पे जमीन खरीदनी है, सीईओ को भी उसी टाइम पे जमीन खरीदनी है, एग्जीक्यूटिव्स को भी उसी टाइम पे जमीन खरीदनी है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार। तो अगर हर बंदा डिफरेंट, तो वो आपको ब्रोकरेज, अगर आप ब्रोकरेज फॉलो करते हैं, आपकी ऐप के अंदर एक तरीका होता है, नहीं होगा तो इंशाल्लाह हम शॉर्ट बना के आपको बता देंगे किस तरह उसको देखना है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वन शुड फॉलो। तो मुझे जो एक्टिव के पॉइंट्स हैं 4-5, तो वो मुझे समझ में आ गए कि एक बार आपने जिस सेक्टर में काम करते हो उसी सेक्टर में रहना है, देन उसके अंदर आपको फिर स्टार्ट रीडिंग रिसर्च रिपोर्ट, टेक द बेस्ट स्टॉक्स जो आउट। आपका 20-30% जो आपके पास अभी नॉलेज नहीं थी हाँ उसमें बेसिकली होता है कि आपने सारी चीज़ें पुट टुगेदर करनी होती है हाँ, और वो कंपनी की वैल्यू कैसे थोड़ा ऊंचा निकालनी है। ऊंचा सोचना होता है हाँ आपको। वो डे टू डे तो आप सोच रहे डे होते टू हैं, डे बट तो आप ऑलरेडी उसमें हाँ इन्वॉल्व होते हो, हाँ आपकी उसकी नॉलेज है वो सबसे ज़्यादा होती है, हाँ लेकिन कि जो यार बाकी स्टील बिक रहा है एस्पेक्ट्स कि हैं। नहीं बिक रहा है, हाँ ये महीने सीमेंट के स्लो होते हैं, ये सीमेंट के नंबर्स बेहतर होते हैं, प्राइस बढ़ गई है सीमेंट की तो नफ़ा बढ़ जाएगा, वगैरह वगैरह। बट अगर आप 2-2.5 घंटे को, मैं दिस इज़ माई ओपिनियन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर आप 2-2.5 घंटे के हो तो आप शायद पूरा मॉडल बना के कंपनी को वैल्यू नहीं कर पाओगे। आपका द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज रिसर्च रिपोर्ट्स, राइट। रिसर्च रिपोर्ट। वो उनकी अर्निंग्स 5-10% ऊपर नीचे होती हैं कंपनी से, हाँ और वो आप आपको उनको एक पढ़ो और देखो कि एवरीथिंग बैलेंस हो रही है कि नहीं। हाँ, इधर मेरा एक सवाल है, मैं वो आखिरी में पूछूंगा टिप्स एंड ट्रिक वाला, वो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अब ये तो हमने एक्टिव वाला जो 2-2.5 घंटे, नॉट एक्टिव, एक्टिव पैसिव। अब एक पैसिव है, वो कहता है भाई मेरा काम, बाय द वे हमने एक और अच्छा पॉडकास्ट, एक मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा रह गया, ये जो पार्ट टाइम जो है ना, जो कि 2 to 3 आवर्स एवरी डे लगा रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वॉलेटिलिटी कैसे हैंडल करनी है। हाँ आप समझें कि आपने एक स्टॉक लिया और वो आपने ऑलरेडी सोचा कि मैंने तो 50% डिस्काउंट पे लिया है, वो और 20% गिर गया, फिर आप क्या करोगे? हाँ, इसके लिए आपको ना, तुम्हारे साथ कभी हुआ है? मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है। तुमने क्या किया? मैंने तो बहुत सारे स्टॉक्स उस पर भी बेचे हैं, लॉस पे भी बेचे हैं। इवन ये निषाद पावर भी जो है ये काफ़ी टाइम बिलो माय कॉस्ट प्राइस रहा। ओके बट मेन जो इसमें चीज़ होती है ना, आपको मार्केट का माइंडसेट समझना है कि जब मार्केट इरेशनल होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि आपने जब 50% डिस्काउंट पे ख़रीदा तो अब वो और नीचे नहीं जाएगा। मार्केट को नहीं पता कि आपने अब स्टॉक खरीद लिया तो मैंने ऊपर जाना है। हाँ, आपने पैसे लगा दिए तो मार्केट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको मार्केट की रिटर्न देना। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बिल्कुल हाँ, कि आपको रिटर्न की आप लाइफ, ऐसा नहीं है कि अब आपको पैसे मिलने ही बनने हैं, आपको गलत भी हो सकती है, क्योंकि सही भी अगर हो आप सकती है। सोचो कि मैंने एक चीज़ डिस्काउंट पे ले ली है और आप अपने माइंड में ये रखो अभी और नीचे नहीं जाएगी, अगर इसी तरह आप सोचो तो फिर तो स्टॉक को 50% डिस्काउंट पे भी नहीं आना चाहिए था। हाँ फिर तो कभी आपको हाँ अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती। हाँ, कोई जरूर, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल वेरी ट्रू। अपॉर्चुनिटी बनी इसलिए है कि वो नीचे आया है। अच्छा, और इसको सबसे अच्छा हैंडल करने का तरीका ये है कि आप हर चीज़ में ना इमेजिन किया करें कि स्टॉक एक बिज़नेस है। तो आप समझे आपका अपना एक बिज़नेस था जो कि हर साल समझो 10 रुपीज़ प्रॉफिट कमाता था, ठीक है। वो अब किसी ईयर में 20 कमा लेता है, कभी वो 5 रुपीज़ भी कमा लेता है, लेकिन आपको पता है कि यार एवरेज ये हर साल अबाउट 10 कमाएगा। तो कोई भी बंदा आता है तो आपको अगर ऑफ़र देता है, मैं आपका बिज़नेस बाय आउट करता हूँ, तो वो आपको समझे लेट्स अज्यूम 10p पे कहता है वो कि चलो आप मुझे 100 रुपीज़ का दे दो, ठीक है। तो आप कहते हैं हाँ ये इसने फेयर प्राइस लगाई है, मैं कंसिडर कर सकता हूँ बेचना अगर मुझे इसमें नहीं रहना। किसी बुरे साल में लेट्स अज्यूम आपका 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है और जो बंदा आता है वो आपको कहता है कि मैं आपको 30 रुपीज़ ऑफ़र कर रहा हूँ। उसने प्रॉफिट भी कम हो गया और वो मल्टीपल भी अब कम दे रहा है, हाँ ठीक है।
आप अगर आपका अपना बिजनेस होगा, आपको उसके बारे में सब कुछ पता होगा, तो आप क्या करोगे उस बंदे को? बोलोगे या यार तो नाइसली बोल दोगे नो थैंक यू, या फिर आप उसको भगा दोगे। हाँ लेकिन जब स्टॉक मार्केट में ऐसे होता है ना, तो लोग परेशान हो जाते हैं। हाँ आई थिंक लोगों का लोगों की क्योंकि नॉलेज कंप्लीट नहीं होती, तो वो ये सोचते हैं कि प्राइसेस जो चल रही है ना, वो सही हमें है, इंडिकेट कर रहे हैं, हम गलत हैं। हम गलत थे। हाँ हाँ इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ ऑलवेज इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड। ट्रू। उसी से आपको कन्विक्शन एंड मिलेगी। आई थिंक एक और चीज, ऑल्सो इन्वेस्ट उतना पैसा इन द स्टॉक that मार्केट you can जो afford आप to lose. दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज, या ये पेट Definitely. बर्दाश्त करता है। इसके लिए मैंने एक स्क्रीन टेस्ट बनाया है। मैं लोगों को कहता हूँ अक्सर कि स्क्रीन टेस्ट लो, कोई भी स्टॉक मार्केट का अकाउंट खोलो, स्टॉक मार्केट में कोई भी एक स्टॉक खरीदो, और जैसे आपके पास 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर दो किसी भी एक स्टॉक के अंदर, डिफेंसिव तरीन हो, सिक्लिकल तरीन हो, और देखो कि आपका रिएक्शन टूवर्ड स्टॉक मार्केट चेंज होता है कि नहीं होता। अब कुछ लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, यार 5,000 रुपए तो ये कुछ नहीं होता। इंक्रीज द अमाउंट अंटिल टू अ पॉइंट जहां पे आपका रिस्क एपेटाइट और रिस्क प्रोफाइल मैच हो जाए। यानी आप भले यंग हो, 10 लाख रुपए आपके पास, बट रिस्क एपेटाइट ना हो। अब लेट्स से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में आप 2 लाख रुपए पे पहुंच गए, और 2 लाख से ऊपर जब जाते हो तो आपकी फटती है कि यार अब मैं रोज रोज स्क्रीन देख रहा हूँ, कहीं नीचे तो नहीं, बुरी तो नहीं हो गई। दैट इज योर रिस्क। अब नाउ दिस इज योर कैपिटल, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। तो दैट्स योर स्क्रीन टेस्ट। यहाँ पे आप रुक जाए। अगर 5 लाख आपने कर लिया ना, तो देर इज अ हाई पॉइंट, हाई चांस के मार्केट नीचे आएगी, और आप तब बेच रहे होंगे जब एक्चुअली आपको लेना चाहिए था, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने रिस्क एपेटाइट से ज्यादा इन्वेस्टेड है, राइट। तो ओनली इन्वेस्ट द अमाउंट जहां पे जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द पैसिव साइड। पैसिव साइड कौन है? पैसिव साइड वो है जो बिल्कुल टाइम नहीं दे सकता, और उसने अब कोई व्हीकल सेलेक्ट करना है। व्हाट शुड ही चूज, हाउ शुड ही चूज, हाउ शुड ही थिंक, व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, फर्स्ट तो अब कोई भी पैसिव इन्वेस्टर होता है तो उसके पास सिर्फ स्टॉक मार्केट की अपॉर्चुनिटी नहीं होती। वो एक फिक्स्ड इनकम में भी डाल सकता है, वो गोल्ड भी खरीद सकता है, वो प्रॉपर्टी में भी डाल सकता है। बट सारे लिसनर्स को ये जान के बहुत खुशी होगी कि इन चारों कैटेगरीज जो मेन मोस्ट कॉमन है, इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट ने दिया है। हमारा जो KSE इंडेक्स है, भले लास्ट 5 ईयर्स में डिस्पाइट द फैक्ट कि लास्ट 5 साल इतने बुरे गुजरे माइनस हैं, ऑलमोस्ट 30-40%, लेकिन फिर भी जो 20 ईयर रिटर्न्स हैं बहुत ज्यादा वो है। अबव 15% है, क्लोज टू 17-18% पर ईयर। जब आप 17-18% पर ईयर कर रहे होते हो ना, तो आप ऑलमोस्ट अपने 4 ईयर्स में पैसे डबल कर रहे होते हो। इमेजिन 20 ईयर्स में आपने 5 दफ़ा पैसे डबल किए। 5 दफ़ा पैसे डबल करने का मतलब होता है आपने 32 टाइम्स अपने पैसे कर लिए। ये एक दफ़ा सिर्फ जो शुरू में इन्वेस्टमेंट की, जो उसमें कोई एडिशन नहीं हो रही थी बीच में। तो अगेन कंपाउंडिंग ग्रोथ जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, उसको भी आपने माइंड में आपने बिठाना है। But let's say somebody is a passive investor and he wants to come to the stock market now. चलो, अभी हमने आपको बता दिया कि स्टॉक मार्केट जो है हिस्टोरिकली बहुत अच्छे उसने रिटर्न्स दिए, और ये एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। चलिए, अगर आप पूरा भी नहीं लगाना चाहते, आप 50% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट आप स्टॉक्स में कर रहे हो, तो पैसिव इन्वेस्टमेंट्स का जो व्हीकल है स्टॉक एक्सचेंज में, वो तो एक लास्ट ईयर्स में इंट्रोडक्शन हुई है ETFs की, बट उसमें अभी काफ़ी कम है। तो आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन इज़ म्यूचुअल फंड्स। ठीक है। म्यूचुअल फंड्स में आप देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड रिपोर्ट आती है हर मंथ, आप देख सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड की ओनरशिप कहाँ पर है, कौन कौन से स्टॉक्स इसने लिए हुए हैं। अगर आपने बिल्कुल ही रिसर्च नहीं की हुई, तो आप लास्ट 10 ईयर्स का देख लें कि किस फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है। अगर आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ ये स्टॉक्स अच्छे हैं, ये म्यूचुअल फंड है, इसने उसी तरह के स्टॉक्स लिए हुए हैं कि जो मैं अगर खुद इन्वेस्ट करता हाँ, तो वो होते। तो मतलब उस तरह आपकी आप फिर काफ़ी भी आप knowledge कर पैसिव हो तो भी आप किसी ना किसी इंडस्ट्री में तो काम कर ही रहे होगे ना। हाँ, आप उस हिसाब से देखने की कोशिश करो कि आप, फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि यार आप, आई एम सॉरी लेकिन लोगों का ओपिनियन जो है ना वो न्यूज़ चैनल बनाती है आजकल, फाइनेंशियल ओपिनियन भी न्यूज़ चैनल बनाती है, जो कि कंप्लीटली होना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान में फाइनेंशियल कोई न्यूज़ ओपिनियन ही नहीं है, मतलब कोई न्यूज़ चैनल ही नहीं जो कि इंसान कोई कवरेज नहीं है, बहुत कवरेज बता ही नहीं सकता ना, कोई अपडेट ही नहीं कर सकता। सो बट आप किसी सेक्टर में तो काम करते होगे ना, आप उसकी म्यूचुअल फंड की FMR उठा के देख लो कि टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं। लेट्स से आप काम करते हो कंस्ट्रक्शन के अंदर, या आप रियल एस्टेट में काम करते हो, आपको नजर आ रहा है भाई कंस्ट्रक्शन की तो डिमांड एकदम खत्म हो गई है, और एक म्यूचुअल फंड है जो कि 20% या 25% लेके बैठा हुआ है सारे सीमेंट के स्टॉक्स और स्टील के स्टॉक्स। तो यार आपको लगता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बेहतर परफॉर्म करेगा, मुझे लगता है कि इस वक्त सेफ्टी चाहिए आपको, तो आप सेफ्टी की तरफ जो जिस म्यूचुअल फंड के बाद दूसरे किस्म के स्टॉक्स पड़े हैं आप वो जाके सेलेक्ट कर लें। तो पैसिव वाले के पास ये ओपिनियन, ये ऑप्शन भी होता है, राइट। तो हमने डिस्कस कर लिया एक्टिव नहीं किया हमने, क्योंकि एक्टिव के लिए तो एक डिफरेंट सेट
लेकिन हमारी जो ऑडियंस है वो एक्टिव पैसिव, सो पैसिव के लिए यू सेड के ETFs एंड म्यूचुअल फंड कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन, और म्यूचुअल फंड के अंदर भी यू नीड टू सी कि वो कहाँ इन्वेस्टेड है, फंड टॉप 10 मैनेजर स्टॉक्स कौन रिपोर्ट से इज हैं। द बेस्ट सोर्स। यस, एवरी मंथ दे विल टेल यू एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। और अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसे लगाने हैं और आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ये रोज़ की उतार चढ़ाव से टेंशन नहीं है और मैं लंबा पैसा लगा सकता हूँ, क्योंकि 20 साल बैठना भी तो पड़ेगा ना रिटर्न कमाने के लिए, जो हमने कहा कि सबसे ज़्यादा बेटर रिटर्न स्टॉक मार्केट का है, तो 20 साल बैठना भी तो पड़ेगा ना। तो आपको उतना पैसा लगाना है जितना आप इन्वेस्ट कर सको। रिटायरमेंट फंड्स दे हैव बिकम अ वेरी बिग और वेरी गुड ऑप्शन कि आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जस्ट लुक एट दैट ऑल्सो, क्योंकि रिटायरमेंट में ही पैसे चाहिए और इमीडिएट कोई नीड नहीं है, तो आप यू कैन लुक एट दैट ऑल्सो। अच्छा, एक मैं लोगों को सबकी एक जो मतलब हैबिट्स होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ प्राइसेस देखना है ना वो गलत है। हाँ, वो खत्म तो कर दें। बिल्कुल ही। क्योंकि आप खुद सोचें, एक आप हमेशा हर चीज़ पे आप देखा होगा, मैं बैक इस पॉइंट पे आता हूँ कि आप सोचें कि ये आपका आपका अपना बिजनेस है। क्या आप रोज़ अपने बिजनेस या आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है रियल एस्टेट में, क्या आप रोज़ जाके उसकी प्राइस पूछते हैं? नहीं पूछते हैं ना। रेमान, आई थिंक मुझे पता है फीलिंग क्या आती है, स्टॉक मार्केट का रिटर्न का ताल्लुक ना ज़्यादातर आपकी साइकोलॉजी से। अगर आपने उसको ऐसा बिजनेस कंसिडर कर लिया, यानी अपनी साइकोलॉजी को चेंज कर लिया, मार्केट को आपने कहा इररेलेवेंट है मेरे लिए प्राइसेस, मुझे अगर एक बिजनेस समझ में आता है तो मैं लेके बैठूंगा, और आपने उतना पैसा लगाया जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं खोना, उसमें 20-25% ऊपर नीचे हो जाए, यू विल डू वेल। इट्स नॉट अबाउट कि आप करेंगे कि नहीं करेंगे, आप अच्छा ही करेंगे। किस टाइम पे करते हैं दैट डिपेंड्स, कि यार 5 साल बाद अच्छा हो जाता है, 8 साल बाद अच्छा। आई थिंक इट इज़ ऑल साइकोलॉजी। ये इसके लिए मतलब आपको सोचना चाहिए कि स्टॉक मार्केट इज़ गिविंग यू एन ऑप्शन। वो आपको एक ऑप्शन दे रही है कि आप ये शेयर खरीद लें, बेच लें इस प्राइस पे। इट्स नॉट अ कंपल्जन। हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्टॉक आपका 20% डाउन है तो आप कहें कि नहीं, अब मार्केट ये प्राइस करिए तो मुझे तो इस पे बेचना है। और बेचने की ज़रूरत नहीं है तो क्यों बेचना है यार, मतलब। और खैर वो तो बहुत सारे लोग 16-17 की तेज़ी में भी फंस गए हैं, जो वहाँ पे जो स्टॉक प्राइसेस थी। तो वंस अगेन ये सिर्फ पाकिस्तान का फिनोमिना नहीं है, जो जिसने टेस्ला लिया है, जो दुनिया की सबसे प्रॉमिसिंग कंपनी बन गई थी, आज वो भी को 60-65% उड़ गया है उसका मार्केट कैप। फेसबुक इज डाउन 90% ऑफ इट्स मार्केट कैप। सो आई थिंक ये पूरी दुनिया का एक अलग मेंटालिटी है। अब इंपॉर्टेंट सवाल भाई, अब मैं प्रैक्टिकल जो आज के प्रॉब्लम्स हैं, ये हमने थियरी डिस्कस की, हमने प्रैक्टिकल स्टेप्स डिस्कस किए, अब मैं ज़रा आज के जो प्रॉब्लम्स हैं ना उस पर बात करता हूँ। भाई ये बताओ ना मुझे, आज सीमेंट में ले लूँ या नहीं लूँ? हालात ख़राब है ना, 50% डाउन है, ठीक है, और भी तो 50% डाउन हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है। फिर मुझे 100% ऊपर आना पड़ेगा। एज ए रिटेल इन्वेस्टर शुड आई ट्राई कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ, या जब तक सब बेहतर हो जाए तब मैं इन्वेस्ट करूं? व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, इसमें दोनों साइड्स के डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, दोनों अच्छी हैं, बट ये आप अपने माइंड में रखें कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जब सारी चीज़ें अच्छी होंगी और आपको स्टॉक अच्छा मिल जाएगा। जब चीज़ें ख़राब होती हैं जब भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होती हैं। मैं अपना ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाने गया, उस टाइम पे बिल्कुल लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, तो मैं जब इन्वेस्ट करने गया तो मेरी रिसर्च के हेड से भी मुलाकात हो गई। अच्छा। तो क्योंकि खाली होते थे ऑफिस, कोई अकाउंट खुलाने थे, किसी को इंटरेस्ट नहीं था। 2019 की बात है ये। तो ऐसी बात हुई, मुझसे पूछता है आप कौन सा सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने का। तो मैंने ऐसे कहा मैं कोहार्ट सीमेंट सोच रहा हूँ। जब मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज नहीं थी सीमेंट सेक्टर की, बट जो भी मैंने इंडिकेटर्स देखे थे उसके हिसाब से मुझे वो बेस्ट लग रहा था। तो वो मुझे कहता है कि यार सीमेंट देख लो, अभी तक सीमेंट की बुराई गई नहीं है। ठीक है, उस टाइम पे कोहार्ट सीमेंट 40 का होता था। ठीक है, वो 40 का इसी वजह से था कि उस बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहे थे। सीमेंट में बुराई थी, सही बात। और उसके विद इन 1.5 ईयर वो 200 का हो गया। तो ये आप अपने माइंड में रखें कि अगर आपको कोई चीज़ बहुत चीपली चाहिए तो प्रॉब्लम्स तो होंगे। नहीं, लेकिन मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि एक्टिव पैसिव वाले को चीपली में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, या यू थिंक ये ओपिनियन देना बेवकूफ़ी है डिपेंडिंग ऑन द रिस्क? आई थिंक ये पार्ट टाइम वालों के लिए तो ये बेस्ट है। अच्छा, ये स्ट्रेटजी कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ। लेकिन अब फॉलिंग नाइफ ये नहीं कि आप बस ये देखें कि पहले 200 का होता था, आज 100 का हो गया। 200 से कंपेयर नहीं करें, आपने कंपेयर करना है कंपनी की फेयर वैल्यू क्या है, कंपनी की अर्निंग से। फेयर वैल्यू तो बहुत दूर से शायद, या एनालिस्ट रिपोर्ट, क्योंकि मैं जितनी भी एनालिस्ट रिपोर्ट्स आप उठा के देखता हूँ सब 100% की अपसाइड है। मतलब होता यह है कि अच्छे हालात में वो अपसाइड 15 रह जाती है, 20 रह जाती है, तब भी बाय होता है, और बुरे हालात में वो 100% की अपसाइड होती है, 80% की अपसाइड होती है, लेकिन फिर भी बाय होता है। तो आई थिंक फेयर वैल्यू तो मैं थोड़ा सा इस पर हम जब डिटेल में जाएंगे डिस्कस करेंगे कभी और किसी और दिन इंशाल्लाह मैं बुलाऊंगा आपको। फेयर वैल्यू किस तरह निकालना है थोड़ा सा डिफरेंट ऑडियंस के लिए होगा, बट आई थिंक अर्निंग्स को किस तरह से फोरकास्ट कर रहे हैं, या अर्निंग्स लोग क्या सोच रहे हैं, या फॉलिंग नाइफ के अंदर क्या सिर्फ प्राइस फॉल हो रही है या अर्निंग्स भी फॉल हो रही है? डेफिनेटली। दैट्स क्या मोर ऐसा तो इम्पोर्टेंट कुछ नहीं हो गया कि बिजनेस अब फ्यूचर में प्रॉफिट बनाएगा ही नहीं। हाँ, कोई ऐसा एक इवेंट हो गया है कि अब नेक्स्ट 2-3 ईयर्स बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी।
नहीं, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन बिल्कुल सही जैसे है। मैंने बताया ना, जब आप उस मतलब sector- बंदे को रिस्क ले सकता है बंदा, बंदे हाँ को रिस्क ले। डेफिनेटली, आई थिंक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि अगर आपको कोई चीज़ देखें, अब जब आप ये थोड़ी रिस्की साइड पे जा रहे हो ना, तो एक चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो, आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करो जिस पे लेवरेज ना हो। जैसे सीमेंट सेक्टर में भी अगर आपको हालात बुरे लग रहे हैं ना, तो अगर आप लकी सीमेंट में इन्वेस्ट करोगे या कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे जिस पे इसका डेट कम लेवरेज है, रिलेटिव टू कम है, हाँ, तो इक्विटी। इसका कोई चांस नहीं है कि वो कंपनी बंद हो जाए, क्योंकि अगर और बहुत आपको ज़्यादा बुरे हालात में प्रॉब्लम, बचना ही इससे है कि कंपनी कहीं डिफॉल्ट ना हो जाए। कंपनी ना डिफॉल्ट हो जाए, क्योंकि हम आखिर में फिर वही हम सोच रहे हैं बिजनेस की वैल्यू क्या है। हाँ हाँ हाँ। हाउ मच मैनेजमेंट मैटर्स? मैनेजमेंट मैटर्स, आई थिंक लास्ट जो 20-30% है ना, मैनेजमेंट रियली मैटर्स, स्पेशली PSX में ना हम लोग ने देखा है कि कंपनी की जो वैल्यूएशन होती है वो डिविडेंड्स पे काफ़ी, जो कंपनी अच्छे डिविडेंड्स दे रही होती है ना उसकी वैल्यूएशन अच्छी रियलाइजेशन हो जाती है। दूसरी कंपनी भले अच्छी चल रही हो, लेकिन उसकी लेकिन अगर अगर वो मैनेजमेंट किसी भी वजह से डिविडेंड नहीं दे रहे, उसकी हमेशा वो अपनी जो ट्रू वैल्यू उस पर नहीं पहुंच पाती। तो तो मैनेजमेंट डज मैटर बोथ इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस, के वो सेम एसेट्स से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। मशीन तो सेम होती है ना टेक्सटाइल में हाँ सबके पास, हाँ, एक कंपनी 10 रुपीज़ कमा रही है, एक 12 कमा लेती है, स्टॉक की जो प्राइस है वो 20% बढ़ जाती मैनेजमेंट ऑल्सो मैटर्स। है। मैनेजमेंट मैटर्स। वन स्टेप फॉरवर्ड, तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी चीज़ है जो कि बिकॉज वी आर ट्राइंग टू एंड इट नाउ, गिव मी, इफ़ यू कैन गिव मी सम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स कि वो हाउ डू दे इम्प्रूव देयर रिटर्न, या तो इम्प्रूव देयर साइकोलॉजी। ऑल्दो हमने सारी बात कर ली है, बट इफ़ यू वांट टू रैप इट अप, और एक रिटेल इन्वेस्टर तुम्हारे सामने आके बैठता है और वो तुमको कहता है सर 1 मिनट में समझाए मुझे, तो कैसे समझाओगे? अच्छा, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं मोस्ट जो हमें सुन रहे होंगे, वो ज़्यादातर होते हैं कि उनको पार्ट टाइम इन्वेस्ट करना है, अपनी कंपनीज भी खुद पिक करनी है। तो उसमें दो मेन ब्रांचेस हैं जिसमें उनको अपने आप को मास्टर करना है। एक है कि उन्होंने अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है सारी स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी से और इन सब चीज़ों से। उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एक तो जैसे मैंने पहले बताया बर्कशायर हैथवे की AGM सुने, हाँ हाँ हाँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और नोट्स बहुत बड़े होते हैं, शायद ना समझ में आए, रिकॉर्डिंग सुने वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, राइट? हाँ, पूरी रिकॉर्डिंग सुने, भले आप 5 ईयर्स की सुने, इट्स बेटर देन कि आप समरी पढ़ लें 20 ईयर की। आप 5 ईयर्स की सुन लें, जितना आहिस्ता आहिस्ता, इट्स नॉट कि आपने सब कुछ 3 महीने में ख़त्म करना है। तो इट्स लाइफ लॉन्ग जितना जर्नी। भी टाइम आपको लगे वो आसानी से आप करें। और दूसरा ये होता है आप थोड़ी बहुत बुक्स पढ़नी शुरू करें, दूसरे जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं उनकी जर्नी शुरू करें। आप हर किसी से थोड़ा थोड़ा पिक करते हो। मैंने यहाँ पे आपने बहुत सुना होगा, मैं वॉरेन बफे का काफ़ी नाम ले रहा हूँ, बट लास्ट 2-3 ईयर्स में मैंने और भी बहुत इन्वेस्टर्स के बारे में पढ़ा है, और उनकी स्ट्रेटजी से भी आप कुछ चीज़ें अच्छी पिक हाँ, करते पिक हो। करते हो। पीटर लिंच है, हाँ, बहुत पीटर बहुत लिंच है, वो और कहते भी वो बहुत, वाली फिल थ्योरी है। फिशर भी है। फिन फिशर, हाँ, पीटर लिंच की वो वाली थ्योरी कि यार आप मॉल में जाते हो, आपको कोई चीज़ हाँ। नजर आती है बिकते हुए दिख रही है, आपको वही बिजनेस है ना, आप किसी बिजनेस के अंदर हो, आपको बिकते हुए दिख रही है, तो पीटर आप लिंच भी यही कहता है कि आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हो उसकी आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, हाँ, तो तो आप बिल्ड उसमें अपॉन invest इट, करें। बिल्ड हाँ, अपॉन build इट, upon it। इंस्टेड कि यार शुरू से शुरू करना है कि यार आप टेक्सटाइल में काम करते हो, आपको नहीं पता है सिस्टम्स लिमिटेड क्या करता है, अब आप जीरो से शुरू करो, कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे। क्योंकि अभी हमने कहा है कि टिप्स एंड ट्रिक्स, जो टिप्स आती हैं दिन के एंड पे, शायद आप उस पर काम नहीं कर सको। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप ट्रेडर हो, तो आप बिल्कुल कर लो, लेकिन अगर आपको वाकई में डोमिनेटिंग थॉट बना के चलना है तो साइकोलॉजी कम्स द फर्स्ट। Psychology। मैं कोई बुक रिकमेंडेशन है कोई बिफोर यू गो टू द सेकंड अच्छा, पॉइंट? मैं बुक्स भी रेकमेंड करता हूँ। मैं दूसरी ब्रांच पहले बता अच्छा, दूँ। चलो, जैसे पहले हमने पहले बताया ना कि माइंडसेट बहुत ज़रूरी है ठीक अपने है। आप, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है, माइंडसेट को बुलेट प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और जो सेकंड एस्पेक्ट है वो है नॉलेज। उसमें हमने ऑलरेडी जैसे कवर किया कि आप जिस इंडस्ट्री में हैं आप उसी पे बिल्ड करें। हाँ। जब आप उसके एक्सपर्ट बन जाएं तो आप एक नई इंडस्ट्री जिसमें आपकी शायद 60-70% नॉलेज नहीं होगी, 30-40% होगी, आपका कोई दोस्त उसमें होगा, आपका कोई रिश्तेदार उसमें काम करता होगा, आपके पास ऑलरेडी डे टू डे डिस्कशंस होती होंगी, आप उसकी अपनी एक्सपर्टीज़ ऊपर लेके जाएं, उसमें कम्पीट करें, आपका फिर पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। ऐसे स्लोली स्लोली आप 4-5 सेक्टर्स के एक्सपर्ट बन जाएंगे और आपका माइंड ऑलरेडी बुलेट प्रूफ होगा। आई थिंक एक पार्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए अगर वो 5 सेक्टर्स को भी एक्सपर्ट बन जाए ना उसमें, उसके लिए इनफ है फॉर हिज होल लाइफ। पार्शियल एक्सपर्ट, जितना एक्सपर्ट वो बन सकता है, हाँ, राइट? जितना भी वो बन सकता और है। कंपनी मैटर्स मोर देन द इकोनॉमी, राइट? यस, डेफिनेटली। आप इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, बट फोकस कंपनी पे रखें। ठीक है। इकोनॉमी आपका ऐसा होना चाहिए कि हर मंथ का जब डेटा आता है ना, आप उसको एक दिन लगा के स्टडी कर लें, यार कोई बहुत एक ड्रास्टिक चेंज तो नहीं आ गया। हाँ हाँ हाँ, कोई ऐसा तो नहीं हो गया कि खुदा ना खास्ता बट ज़्यादा अपना फोकस रखें कि कंपनी के क्या प्लान्स हैं, कंपनी की कैसे वैल्यूएशन बनती है, और इस पे मुझे इन्वेस्ट कब करना चाहिए। वन वर्ड आंसर, डिविडेंड या ग्रोथ फॉर यू, व्हाट डू यू चूज फॉर योरसेल्फ, डिविडेंड या ग्रोथ? बेस्ट वैल्यूड कंपनी।
डिविडेंड या ग्रोथ? ग्रोथ। ग्रोथ, राइट? मतलब हाँ, वैल्यूएशन में तो मजाक है ये, हम लोग लाइक आई kidding सेड around. ना कि आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट माइंडसेट है वो है कि आपने बेस्ट 5 to 7 इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टेड होना। हाँ, और जिसकी वैल्यूएशन में सबसे ज़्यादा हाँ, आपको लगे कि आपको डिस्काउंट upside है, हो रहे आपको हो। अपसाइड मिल रही हो, ठीक है। वॉलेटाइलिटी, व्हाट डू यू प्रेफर, वॉलेटाइल सेक्टर्स या लेस वॉलेटाइल सेक्टर्स? वॉलेटाइल, वॉलेटाइल, पैसे ज़्यादा डेफिनेटली होते हैं। वॉलेटाइल, क्योंकि मैंने बताया ना, एक कंपनी की वैल्यूएशन अगर 100 है, अगर वो स्टेबल होगा तो उसकी पैसे ज़्यादा नहीं से बनेंगे ज़्यादा 70 तक आ जाएगी वैल्यूएशन, और 70 ज़्यादा तक ऊपर भी ना ऊपर आए, जाते हाँ। वक्त ज़्यादा 130 हो जाएगी। बट जो वॉलेटाइल होते हैं ना, अगर आपकी उसमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो 100 वाला स्टॉक आपको 20 का भी मिल सकता है, और वो 100 से 200 भी हो सकता है। तो सोचें आप अगर 20 से लेकर 200 तक चलेगा, कितना बड़ा, वो मतलब आपको जो क्वार्ट की एग्जांपल थी। सीमेंट्स में जो आपको रिटर्न मिल सकता है या स्टील में मिल सकता है, जो भी वॉलेटाइल सेक्टर है, वो आपको कभी भी फर्टिलाइजर में नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा, बिल्कुल नहीं सही बात है। मिलेगा। बट देन डिपेंड्स बट कि आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी अंडरस्टैंडिंग के चाहिए। बगैर, क्योंकि सीमेंट के अंदर पैसे जाते भी उस तरह जाते हैं। भी आप उनमें से भी हो सकते हैं, हाँ। जो आप 30 रुपए का लेने का सोच रहे हैं ना, आप उनमें से भी हो सकते हैं जिसने 100 का लिया और 30 में बेचने का सोच रहा हो कि यार मैं तो गलत ही पड़ गया, बिल्कुल। राइट? अभी मैं जैसे आपको बता रहा था ना, जब मेरी सीमेंट्स की नॉलेज इतनी नहीं थी, मैंने कोहार्ट सीमेंट में 5 टाइम्स कमा लिया। आज मेरी सीमेंट्स की नॉलेज इतनी अच्छी है, बट मैंने एक स्टॉक लिया हुआ है जो कि 30% डाउन है। ओए हुए, एंड यू आर तो- स्टिकिंग ऑन टू इट वंस अगेन, हाँ। यू आर डूइंग व्हाट यू आर प्रीचिंग, एग्जैक्टली। राइट? सो एक रिटेल इन्वेस्टर एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से बेहतर पैसे कमा सकता है, कैसे कमा सकता है, वो सारी बातें आज हमने की। एक कमा रिटेल भी सकता है, कमाया भी है, और कमाता भी रहेगा। रहेगा, ऑफ कोर्स। हमेशा। और कैसे कमाना है, स्टेप्स क्या हैं, साइकोलॉजी, दिमाग चलाना कैसे है, रिटेल इन्वेस्टर को सोचना कैसे है, ये सारी बातें आज हमने डिस्कस की। आई होप कि लोगों को इससे वैल्यू मिली हो, और आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो डू टेल अस कि हम किसी और गेस्ट को किस तरह और लेके आ सकते हैं, या इसी टॉपिक के अंदर और कितना और कौन सी चीज़ें जिसको हम फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। डू राइट अस इन द कमेंट, डू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक्ड इट, एंड वील बी बैक इंशाल्लाह सून with another podcast. Thank you for watching. Allah Hafiz. थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।